चाइना, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है और 18 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, जिसको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है और एकमात्र ऐसा देश जो कि डायरेक्टली यूएसए को चैलेंज कर सकता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 डेकेड्स पहले इसी देश की जीडीपी सिर्फ 140 बिलियन डॉलर्स की थी। चाइना में 60% पॉवर्टी रेट था, लाखों लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो सिर्फ 40 साल में चाइना ने ऐसा क्या किया जिसने चाइना को आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया है। China's economy was no longer the prosperous Middle Kingdom, poor country that was being occupied by outsiders. Shanghai, one of the most modern and sophisticated cities in the world. For much of its history, Shanghai was nothing more than a small, unknown fishing village. चाइना के लोग चाइना को चाइना नहीं बल्कि योंगू करके बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है मिडल किंगडम, जो सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को। डायनेस्टीज जिन्होंने चाइना को एक समय में वर्ल्ड का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया था, ऐसी डायनेस्टीज जिन्होंने सबसे पहले कंपस, गन पाउडर, पेपर और प्रिंटिंग को डिस्कवर किया। उस समय इंडिया और चाइना सेंटर हुआ करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक यूनिवर्स के, लेकिन 1800s में ये चेंज होना शुरू हुआ। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए। साइंस, मशीन्स, वेपन्स, कार्स, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, बॉम्ब्स और अर्बन सिटीज। और इस नई पावर के साथ एक नई रेस शुरू हुई पूरी दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाने की। और यहीं से शुरू होता है चाइना का डाउनफॉल। हालांकि चाइना को ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कॉलोनाइज नहीं किया इंडिया की तरह, लेकिन फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद चाइना को हांगकांग से हाथ धोना पड़ा। लगभग एक सेंचुरी तक भुखमरी और इकोनॉमिक क्राइसिस देखे चाइना ने, जिसको चाइना में लोग सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में चाइना के पड़ोसी देश जापान ने अटैक किया चाइना पर। ब्रिटिशर्स ने चाइना से एग्रीमेंट के तहत हांगकांग छीन लिया। चाइना का पूरा यूथ ओपियम के नशे में था और दुनिया का वो हिस्सा जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक यूनिवर्स का सेंटर हुआ करता था, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां वेस्टर्न नेशंस ने एक कैपिटलिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया, वहीं चाइना ने एक वन पार्टी रूल अडॉप्ट किया और चाइना की कमान संभाली माओ जेडोंग ने। माओ जेडोंग चाइना के प्रेसिडेंट रहे 1976 तक और इनके राज में चाइना, जिसकी हालत पहले से ही काफी खराब थी, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इनकी पॉलिसीज काफी बड़ा फेलियर रही चाइना के लिए। जैसे कि 1956 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना के सारे फार्मलैंड्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया, जिसमें किसानों को फोर्सफुली काम करवाया गया। और फार्मिंग में और भी काफी पुअर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिससे चाइना का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिससे मैसिव फेमिन्स देखने को मिले और लाखों लोग स्टारवेशन से मारे गए। इसके अलावा बैकयार्ड फर्नेसेस बनाए गए, ये सोचकर कि इससे स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन इतने छोटे स्केल पर स्टील प्रोडक्शन करना एक फेलियर साबित हुआ। और माओ जेडोंग के इन्हीं सब फेलियर्स, फेमिन्स और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन के चलते चाइना में सिविल वॉर तक हुई, जिसको दबाने के लिए माओ जेडोंग ने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन चालू किया। अब इसके नाम से धोखा खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका नाम सुनकर लगता है कि इसमें सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कल्चरल या फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन इसमें जो भी लोग माओ जेडोंग के खिलाफ बोलते थे उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन आखिरकार 1976 में ये खत्म हुआ माओ की मौत के बाद। पावर में आए डेंग जियाओपिंग, जो कि खुद एक कल्चरल रेवोल्यूशन का शिकार हुए थे, और ये पावर में आए चाइना को दोबारा से एक वही सुपर पावर नेशन बनाने का जो चाइना हुआ करता था मिडल किंगडम के समय। इस समय तक चाइना के आसपास के देश जैसे कि सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इन सभी ने कैपिटलिज्म, एक फ्री मार्केट के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया था और उनके रिजल्ट से अपने देश के लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे थे। इन देशों की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और इस चीज को देखने के लिए डेंग सिंगापुर विजिट करते हैं और देखते हैं कि कैसे चाइनीज लोग जो सिंगापुर में रह रहे हैं, उन्होंने एक फ्री मार्केट के मॉडल को अडॉप्ट किया और उसके चलते उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो वापस जाकर वो भी ये चीज हांगकांग के बॉर्डर से लगने वाले एक सदर्न चाइना के एक छोटे से गांव शेंज़ेन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां सिर्फ 30,000 लोग रहते थे। डेंग ने इसे नाम दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर एक फ्री मार्केट होगी और फॉरेन कंपनीज जहां इन्वेस्ट कर सकती हैं। और कुछ ही समय में ये 30,000 की आबादी वाला छोटा सा गांव, जिसकी एवरेज इनकम सिर्फ $1 अ डे हुआ करती थी, वो आज एक ऐसी अर्बन सिटी बन गया है जहां 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं और जिसकी एवरेज इनकम $30,000 पर ईयर है। और यही चीज पूरे चाइना में रिपीट की गई। ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूरे देश भर में बनाए गए, लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स तो बहुत सारे देशों में होते हैं। फ्री मार्केट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये अकेली वजह नहीं है चाइना की ग्रोथ की। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह थी 1978 में चाइना की 95 करोड़ की पॉपुलेशन का
का ह्यूज वर्कफोर्स जिसको डेंग ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि उस समय चाइना के पास प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास बड़ी वर्कफोर्स तो थी लेकिन वो वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं थी, क्योंकि माओ के फोर्स्ड एग्रीकल्चर लेबर्स को कभी एजुकेट होने का मौका ही नहीं मिला। तो डेंग ने माओ की पॉलिसीज को रिवर्स करना चालू किया। चाइना की पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही चीज आती थी, एग्रीकल्चर, जिसको बढ़ावा देने के लिए डेंग ने सबसे पहले फार्म लैंड से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाया और प्राइवेट फार्मिंग को प्रमोट किया। ये रिफॉर्म काफी सक्सेसफुल रहे और जो चाइना फैमिन फेस कर रहा था जल्दी ही एक फूड सरप्लस नेशन बन गया। और ये पिछले 150 साल में पहली बार था जब लोग वापस से अपनी इनकम में ग्रोथ देख सकते थे और पॉवर्टी से बाहर निकल रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप था इस लो स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करना। इसके लिए डोंग ने लो स्किल डिमांडिंग बेसिक गुड इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जो कि टॉयज, फर्टिलाइजर्स, फार्म टूल्स एटसेट्रा प्रोड्यूस करते थे। और इसी के चलते जहां ये स्मॉल एंटरप्राइजेस चाइना की जीडीपी में सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट किया करते थे 1980s में, ये कुछ ही सालों में 1990s में 30% कंट्रीब्यूट करने लगे। इसके अलावा एजुकेशन को बेटर करने के लिए डेंग ने 9 ईयर स्कूलिंग को कंपलसरी किया और स्पेसिफिक स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिन्हें TVETs कहते हैं। और ये TVETs पूरे देश में फैले हुए हैं जिसे कंपनीज डायरेक्ट हायर करती हैं। और इसी के चलते 1978 में जहां चाइना में सिर्फ 1.68 लाख अंडर ग्रेजुएट्स थे, वो 1990s में बढ़कर 9 लाख हो गए। लेकिन जिससे आज सभी चाइना को एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बुलाते हैं, वो 2 मेजर चेंजेस हुए 1990s में। हुआ ये कि चाइना की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि जापान और साउथ कोरिया, इनकी सोनी, पैनासोनिक, LG और सैमसंग, इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्हें ज्यादा वर्कफोर्स और ज्यादा बड़े लैंड की जरूरत थी और ये दोनों ही चीजें चाइना के पास थी। तो चाइना ने इन कंपनीज को अपने देश में चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने को कहा, जिससे चाइना में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए, सप्लाई चेन्स को स्मूथ किया गया। और दूसरी चीज हुई USA में टेक्नोलॉजी बूम, जिसमें HP, डेल, एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज निकल कर आई और उन्हें भी अपने हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत थी और इनकी जरूरतों को पूरा किया अगेन चाइना ने।